हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इसमें हम देख रहे हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि ये प्री 2020 की पेपर देख रहे हैं। और इससे पहले हम देख चुके हैं इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की। ये साइंस की है, जनरल साइंस की, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। इस बार क्या है, मतलब 2020 में क्या है, जनरल साइंस से 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था। एक रसायन शास्त्र से यानी कि केमिस्ट्री से, और एक बायोलॉजी से पूछा गया था। फिजिक्स से नहीं पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में, तो इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये क्या है, सही है। ये क्या होता है, ये जो नैनो ट्यूब क्या होता है, आगे हम देखेंगे। इसका हम लोग देखेंगे, फोटो देखेंगे और उसके बारे में देखेंगे किस टाइप से होता है। तो इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, जो नैनो ट्यूब होता है, इसको मानव शरीर में क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम कोशिका भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो यूपीएससी संघ लोक सेवा है, उन्होंने क्या है, इसको गलत ठहराया था। ठीक है, उन्होंने उत्तर में इसको नहीं दिया था। तीसरा देखें, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, ये भी सही है, उपयोग किया जा सकता है। चौथा क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये भी सही है। तो इस प्रकार क्या हो गया, चारों इसका सही हो गया। ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने यहाँ पे देखेंगे, ये सी को सही माना था, मतलब कि सी क्या है, 1 3 4। अच्छा, इसकी हम लोग फोटो देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर व्याख्या देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है हम लोग का नैनो ट्यूब। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी फ़ोटो किस प्रकार की है। ये क्या है, इसको क्या है, अगर यदि कोई कोशिका खराब हो गया तो मानव शरीर में उसकी जगह पे भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार की है। यहाँ पे अगर यदि देखें तो ये रहा कार्बन नैनो ट्यूब का घूर्णन करता या एनिमेशन, इसकी 3D संरचना। यहाँ पे तो इमेज में 3D संरचना नहीं देखेगा। ये क्या करता है, क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक है, कोशिका की तरह है, आप ये देख सकते हैं। और अगर इसका कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना वाले कार्बन के एलोट्रैप्स है। नैनो ट्यूब को देख लीजिए, इतना तक की लंबाई से व्यास अनुपात के साथ निर्मित किया गया है। तो अब हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ से व्याख्या देखते हैं। तो इसका क्या हो गया, चारों सही हो गया। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना के, जो कि हम लोग चित्र में देखें, बेलनाकार नैनो संरचना के साथ कार्बन के आवंटन होते हैं, जिसमें असामान्य गुण होते हैं। हाल के वर्षों के दौरान कई शोधकर्ता दवा वितरण वाहक के रूप में CNT के प्रयोग हेतु आकर्षित हुए हैं। नासा ने कार्बन नैनो ट्यूब एरे का उपयोग कर जैव रासायनिक सेंसर का प्रमाण दिया है। साथ ही हाल ही में यह प्रमाणित किया गया है कि कार्यात्मक कार्बन नैनो ट्यूब को ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा जैव निम्नीकृत किया जा सकता है। अतः दिए गए सभी विकल्प सही है। तो ये देख लिए, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं, 2020 में पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में। तो देख लीजिए, 8 9 क्लास के सामान्य विज्ञान से पूछा गया है। पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में वह नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति होता है, लेकिन प्राणी में क्या होता है, सेलुलोज कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, एकदम सही है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में होती है। नहीं, ये जो होता है प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, दोनों में होता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती है। एकदम सही है, यहाँ तक कि क्या है, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानी होती है। तो इसका 2 सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार 3 और 2, इसका जो होगा C नंबर इसका सही होगा। ठीक है, इसकी ये रहा क्या, व्याख्या इसका। और यहाँ पे अगर यदि हम देखें तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसकी डायग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, दोनों में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली
पाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे झिल्ली दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ भी दिखाई देगा किधर, प्लाज्मा झिल्ली, इधर देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली दोनों में है। तो ये क्या है, जंतु मतलब पादप कोशिका। ठीक है, और ये हम लोग का ये जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हरित लवक है, यहाँ पे हरित लवक नहीं होता है। ठीक है, फिर देख लीजिए प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, दोनों में होता है प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ भी प्लाज्मा झिल्ली। तो इसमें जो बोला है वो गलत है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होता है। ये तो सही है। ठीक है, दोनों क्या होता है, पादप कोशिका में सेलुलोज होता है, जिसे हम लोग यहाँ देखें। ठीक है, सेलुलोज यानी कि हरित लवक, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा हम लोग देख लें, दोनों में होता है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होता है, बृहद रसधानी होता है, तो ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक डायग्राम किधर गया, ये यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 10 नंबर है, यहाँ पे क्या होगा, ये कोशिका जो होता है, कोशिका की संरचना, यहाँ पे क्या होता है, पादप कोशिका। ये देख लीजिए 10 नंबर, यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे 10 नंबर देख लीजिए, रसधानी। ठीक है, रसधानी जो होता है, कोशिका में रसधानी भरा हुआ आता है, और ये क्या होता है, पादप कोशिका में बड़ा बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में छोटी छोटी होते हैं। तो आगे बढ़े, ये समझ किए होंगे, तो इसकी व्याख्या आप देखना चाहिएगा। तो क्या है, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, या तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, एकदम किए जा सकते हैं। ठीक है, भावी माता पिता जो अंड या शुक्राणु, जो भावी माता पिता होगा आने वाला, यानी कि भावी जो होने वाले होंगे, उसमें क्या होगा, अंड या शुक्राणु का उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन, उसमें क्या है, आनुवंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सही है। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। हाँ, व्यक्ति का जो जीनोम होगा उसको क्या हैगा, जन्म से पूर्व भ्रूण की अवस्था में क्या होगा, भ्रूण में ही संपादित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जाता है। तो ये भी सही है। ठीक है, मानव प्रेषित बहुकोशिकीय स्टेम क्या है, कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जाता है। इस प्रकार इसमें क्या हो गया, सभी सही, 1 2 3 सब का सब सही है। ठीक है, ये आप व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्याख्या। आगे बढ़ते हैं हम, भारत में न्यूकोकल संयुग्मी वैक्सीन या न्यूकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। तो इसका उपयोग का क्या महत्व है, तो यहाँ पे क्या है, वैक्सीन का फोटो दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, न्यूकोकल्स वैक्सीन है। ठीक है, जो क्या है, ये नमूनिया। ठीक है, नमूनिया से जो ग्रस्त हो रहे थे उससे छुटकारा के लिए, जैसे अभी क्या है, हम लोग का यहाँ पे कोरोना वैक्सीन बना, कोरोना से छुटकारा के लिए, उसी प्रकार निमोनिया से क्या है, बहुत ज़्यादा आदमी मर जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो उस समय में क्या है, इसकी वैक्सीन बनाया गया था। ठीक है, तो यही है इसकी वैक्सीन के। तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। एकदम सही है, निमोनिया और सेप्सिस दोनों के विरुद्ध प्रभावी। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसका तीसरा नंबर कहाँ चल गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा क्या है, इसे ऐसी फसल पादपों के उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी है। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीसरा और एक ऑप्शन होना चाहिए, वो पता नहीं, उसको हम इसका स्कैन करते टाइम हटा दिए ना, क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 2 और 3 जो है इसका सही है। ठीक है, और चौथा यहाँ पे मतलब 1 2 और
4 सही है, जो सही है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और एक तीसरा होना चाहिए जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये इसकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, RNA है, तो इसकी हम लोग देख लेते हैं। RNA अंतरिक्ष एक जीन संश्लेषण तकनीक है जो कि डबल स्टैंडर्ड RNA के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकती है और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए ये एक मैसेंजर RNA को प्रोटीन उत्पादन में रोक सकते हैं। कोशिकाओं को जेनेटिक पैरासाइट से बचाने में RNA अंतरक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। RNA अंतरक्षेप तकनीक कैंसर और एड्स जैसी संक्रमणों के उपचार में भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसे विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी फसल पादपों को उगाने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः कथन 1, 2 और 4 सही है। गौरतलब है कि हार्मोन प्रतिस्थापन रोग उपचार के विकास में RNA अंतरक्षेप का कोई योगदान नहीं है। HRT का मुख्य उद्देश्य मेनोपॉज के बाद शरीर में हार्मोन की कमी को दवाओं के जरिए पूरा करना है। HRT ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने और हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करती है तथा यह कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करने के लिए भी जाना जाता है। अतः कथन 3 गलत है। तो कथन 3 क्या होगा, इससे रिलेटेड था। ठीक है, तो ये हम लोग छूट गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रेस समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? Cas9 प्रोटीन के बारे में है। तो Cas9 प्रोटीन जैसे प्रोटीन होता है उसी प्रकार ये एक प्रोटीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है Cas9 प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार है, SG RNA। ठीक है, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, फोटो है। तो आप आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या है, Cas9 प्रोटीन के बारे में। लक्ष्य साधित जीन संपादक टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आणविक कैंची टाइप से। तो ये क्या है, ये क्या होगा, सही है। B नंबर हम देखें, रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक है। तो जैव संवेदक यहाँ तो ये नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला सही हो गया। एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। ये क्या है, एक जीन है जो पादप को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। नहीं। आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। तो इसका A नंबर, ये भी नहीं है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। Cas9 प्रोटीन वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है। इसका मुख्य कार्य DNA को काटना। क्या है, DNA को काटना है। जैसे ये देख सकते हैं प्रोटीन। ठीक है, DNA को क्या करता है, इसको काटना होता है। विशेष इसका देख सकते हैं क्रिस्प्र Cas9 एक अनोखी तकनीक है जो कि अनुवंशिकी और चिकित्सा शोधकर्ताओं को जीनोम के कुछ भागों को DNA अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। तो आप बाकी पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ें हम, ये देख लीजिएगा इसका 3 नंबर इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। नहीं, इसमें क्या है, भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता। भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत क्या है, पेटेंट नहीं कराया जा सकता। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। ये भी गलत है। भारत में क्या है, बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड एक है। ठीक है, तो ये पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, ये सही है। ठीक है, पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। तो ये इस प्रकार 3 इसका सही है ऑप्शन नंबर। तो ये हो जाएगा C, केवल और केवल C। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। अतः कथन 1 गलत है। भारत में 1958 में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड IPAB गठित किया गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड गठित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, जो कि एक आध न्यायिक निकाय है। अतः कथन 2 गलत है। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, इसलिए कथन 3 इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से ये क्वेश्चन है। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाए 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेगी। तो देख लीजिए, ये जो होगा 3 अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा और एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेगी, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो किसको संदर्भित करता है? तो ये हम लोग का डी नंबर, ठीक है, इवोल्व लिसा, ठीक है, इवोल्व लिसा को संदर्भित करता है। इसकी व्याख्या यहाँ पे हम देख सकते हैं। इवोल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एक ऐसा प्रयोग है जिसमें ऐसे 3 अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में सूर्य के आसपास 50 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरेगा। इसमें काल्पनिक त्रिकोण की प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है, अतः विकल्प डी से ही देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बचा गया, ये तो एक ही लिया गया था, तो वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ मिलते हैं। अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं।